नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर गाइड टू सिटी के हमारे आज के सफ़र। तो दोस्तों, आज हम आए हैं पुरी प्रभु जगन्नाथ की नगरी, जो अपने आप में भारत की एक अनोखी संस्कृति को ओढ़े हुए है। दोस्तों, पुरी नगरी में प्रभु जगन्नाथ बसते हैं अपनी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र के साथ। दोस्तों, आज के हमारे इस सफ़र में हम आपको इस नगरी के अनूठी संस्कृति से परिचित कराएंगे। तो दोस्तों, हमारे सफ़र में हम लोग जाएंगे प्रभु जगन्नाथ के पुरी टेम्पल, उनकी मौसी गुंडेचा टेम्पल, और फिर हम आपको आजकल रथ यात्रा का दौर चल रहा है। अभी कुछ समय पहले ही रथ यात्रा संपन्न हुई है यहाँ पर, और हम आपको दिखाएंगे कि प्रभु अपनी जगन्नाथ टेम्पल से गुंडेचा टेम्पल में गए हुए हैं, और हम आपको उनके रथों से भी परिचित कराएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए हुए हम आपको सीधे ले जाते हैं इस सफ़र में। बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ ये आध्यात्मिक शहर, जिसको शास्त्रों में पुरुषा मंडमा ग्रामा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है जहाँ श्रेष्ठतम देव की पूजा की जाती है। उड़ीसा राज्य का ये अद्भुत शहर, जहाँ बसा हुआ है 4 धामों का एक धाम, जहाँ भगवान स्वयं रथ पे सवार होकर अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसी नगरी को जगन्नाथ पुरी कहते हैं। दोस्तों, हम खड़े हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के ठीक सामने। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। ज्यादातर मंदिरों में क्या होता है, भगवान की मूर्तियां हमको स्टोन या मेटल के रूप में मिलती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान की मूर्तियां वुड यानी लकड़ी से बनाई गई हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, जो कि जगन्नाथ जी के रूप में है, उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बालभद्र के साथ विराजते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आजकल रथ यात्रा का समय चल रहा है, तो तीनों भगवान गए हैं अपनी मौसी के यहाँ, जो कि यहाँ से सीधे रास्ते पे पड़ता है गुंडीचा टेम्पल के लिए। भगवान के 3 रथ यहाँ से निकलते हैं और सीधे जाते हैं इसी रास्ते से गुंडीचा टेम्पल की तरफ। वहाँ हम आपको आगे ले चलेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जिसपे लाल रंग का झंडा फहरा हुआ है, वो भगवान जगन्नाथ का प्रमुख मंदिर है। दोस्तों, जैसा कि अब आप जानते हैं कि भगवान की मूर्तियां इस मंदिर में लकड़ी से बनी हुई हैं, तो जिस साल आषाढ़ के 2 महीने पड़ते हैं, उस साल में नए लकड़ी की मूर्तियों से पुरानी मूर्तियों को बदला जाता है, और इस विधि को नवकलबेरा कहते हैं। ये 8, 12 या 19 साल में एक बार होती है। आषाढ़ के महीने में प्रभु जगन्नाथ अपने भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा के साथ इसी रास्ते पे अपने अपने रथों पे सवार होकर निकल पड़ते हैं करीब 3 किलोमीटर की यात्रा पे अपनी मौसी के घर गुंडीचा टेम्पल जाने के लिए, जहां वो 9 दिनों तक रहते हैं। रथ यात्रा से जुड़ी हुई और भी 2 यात्राएं हैं, जिनमें की चंदन यात्रा और स्नान यात्रा काफी प्रसिद्ध है, जिसमें तीनों भगवानों को करीब 108 लोटे पानी से नहलाया जाता है, जिसके बाद उनको करीब 2 हफ्तों तक बुखार रहता है, जिसके उपचार के लिए उन्हें औषधि दी जाती है। गुंडीचा टेम्पल से वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है, जिसके बाद भगवान को सोना पहनाया जाता है। इस विधि को सोना भेषा के नाम से जाना जाता है। गाइड टू सिटी के हमारे इस शो पर दोस्तों, हम इस समय आ चुके हैं गुंडेचा मंदिर में। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस समय भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम का, तीनों का रथ यहाँ पर खड़ा है। तो रथ यात्रा जैसे अभी संपन्न हुई है, सारे भगवान अंदर हैं गुंडीचा टेम्पल के अंदर। रथ यात्रा के ये तीनों रथ हर साल नए बनाए जाते हैं, जिसमें कि प्रभु जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जो कि करीब 45 फीट ऊंचा है और 16 पहियों के साथ सुनहरे पीले कपड़े से सजा हुआ है। प्रभु बलराम के रथ का नाम तालध्वज है, जो कि करीब 44 फीट ऊंचा है और 14 पहियों के साथ लाल और हरे कपड़े से सजा हुआ है। और देवी सुभद्रा के रथ का नाम देव डालना है, जो कि करीब 43 फीट ऊंचा है और 12 पहियों के साथ लाल और काले कपड़े से सजा हुआ है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर को सुशोभित करता है भगवान विष्णु का नीला चक्र, जिसपे लहराता है हर दिन एक नया ध्वज, जो कि पतित पावन के नाम से जाना जाता है। समुंदर की ये लहरें प्रभु जगन्नाथ के चरणों को छूने के लिए निरंतर इस पुरी नगरी के चक्कर काटती ही रहती है। पुरी का ये मनमोहक बीच
साक्षी बनता है अनगिनत श्रद्धालुओं का, जो डुबकी लगाते हैं इसमें अपनी शुद्धि के लिए। यहाँ का अद्भुत वातावरण आपको एक अनोखा अनुभव देता है। सूरज के उगने से सूरज के ढलने के बाद तक पुरी बीच प्रसिद्ध है यहाँ पे बनाई जाने वाली रेतीली मूर्तियों की कला के लिए। अपनी थकान को भुला पुरी बीच पर बैठकर चाय पीते हुए मछुआरों को दूर समुंदर के अंदर मछली पकड़ते हुए देखने का आनंद ही कुछ और है। यहाँ पे होने वाला पुरी बीच फेस्टिवल दूर दूर तक प्रसिद्ध है, जिसमें भारत की भिन्न भिन्न कलाओं से हमें परिचित कराया जाता है। तो दोस्तों, पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद हम निकल पड़े हैं भुवनेश्वर की ओर। मैं खड़ा हूँ इस समय धौली में, जहाँ पे खड़ा हुआ है ये शांति स्तूपा। भुवनेश्वर के सफर पे आगे बढ़ने से पहले आइए हम और आप और जानते हैं धौली के बारे में। दया नदी के तट पे बसी हुई धौली की ये पहाड़ी याद दिलाती है हमें कलिंगा युद्ध की, जो कि इसी क्षेत्र में हुआ था। जब दया नदी कलिंगा युद्ध में मारे गए लोगों के खून से लाल हो गई, तब सम्राट अशोक को युद्ध से होने वाली दहशत का एहसास हुआ, जिसके बाद उन्होंने धौली को एक बुद्धिस्ट क्षेत्र में बदलने की ठान ली। धौली में हमें सम्राट अशोक के कई शिलालेख पत्थरों पर लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ पे चमकता हुआ ये सफेद शांति स्तूपा प्रतीक है दुनिया भर में शांति और खुशहाली फैलाने का। यहाँ पे कई स्तूपास, चैत्यास और ऐसे कई खम्भ मिलेंगे जिनकी स्थापना स्वयं सम्राट अशोक ने की थी। शांति स्तूपा पे बोधि ट्री की आकृतियां देखी जा सकती हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं भुवनेश्वर की सैर कराने। दोस्तों, हम आ चुके हैं भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर पे। लिंगराज मंदिर को जगन्नाथपुरी मंदिर से भी पुराना माना जाता है। इसे कालिंगा वास्तुकला के आधार पर बनाया गया है। लिंगराज मंदिर का दुर्ग करीब 180 फीट ऊंचा है। भगवान शिव को यहाँ हरिहरा के रूप में पूजा जाता है, जिसका मतलब होता है विष्णु और शिव का संयुक्त स्वरूप। ये मंदिर भारत की बहुमूल्य विरासत और परंपराओं को बखूबी दर्शाता है। एक बार फिर से आपका गाइड टू सिटी में आज हम आ चुके हैं इस समय उदयगिरी और खंडागिरी केव्स में। तो दोस्तों, ये है उदयगिरी केव्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक केव्स हैं ये सारी, और काफ़ी चढ़कर हमको नीचे से ऊपर आना पड़ता है। अगर आप देखें उधर से, ये पूरा शहर दिख रहा है आपको, ये है भुवनेश्वर शहर। तो पूरा नीचे से हमको ऊपर आए हैं, और वो देखिए उधर वो हैं खंडागिरी केव्स। उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं भुवनेश्वर शहर के पास ही दो अगल बगल की पहाड़ियों पर स्थित हैं, जिसमें कि उदयगिरी में 18 और खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं। ये गुफाएं, जिन्हें शिलालेखों में लीना के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी शताब्दी में कालिंगा के राजा खारवेला के राज्यकाल के समय से मौजूद हैं। इन्हें जैन सन्यासियों के निवास के लिए बनाया गया था। इन गुफाओं में बनी हुई कोठरियों का एक हिस्सा थोड़ा उठा हुआ है, जिसे ऐसा माना जाता है कि तकिए के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। गुफाओं के ऊपर प्राचीन समय की भिन्न भिन्न आकृतियां देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, आगे आपको लेकर चलते हैं भुवनेश्वर के रोमांचक नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में। चलिए। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क की स्थापना 1960 में की गई थी। ये भुवनेश्वर शहर के पास करीब 990 एकड़ में चांदका फॉरेस्ट और कांजिया लेक के पड़ोस में बसा हुआ है। 1980 में यहाँ एक अनोखी घटना घटी, जब साधारण रंग वाले बाघों ने सफेद बाघों को जन्म दिया। भारत की पहली व्हाइट टाइगर सफारी 1991 में यहाँ स्थापित की गई। यहाँ पे तेंदुओं, घड़ियालों, सफेद बाघों, गिद्धों, हिरणों और ऐसे अन्य कई जानवरों के संरक्षण के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाया जाता है।
यहाँ पे आकर आप व्हाइट टाइगर सफारी, बियर सफारी, डियर सफारी, लायन सफारी का आनंद उठा सकते हैं और जानवरों को किसी पिंजड़े में कैद देखने के बजाय उनको उनका वास्तविक जीवन जीते हुए देख सकते हैं। ये जूलॉजिकल पार्क अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम भी चलाता है, जिसमें आपको किसी भी एक जानवर को अडॉप्ट करने पर एक एडॉप्शन सर्टिफिकेट और एक फ्री एंट्री टिकट दिया जाता है। साथ ही आपका नाम जू की एनुअल रिपोर्ट्स में शामिल किया जाता है। एडॉप्शन के लिए एक छोटी सी चिड़िया के लिए 500 से एक बाघ के लिए 1 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के तहत जानवरों और पक्षियों की जू में और बेहतर देखभाल और उनकी संरक्षण में सहायता मिलती है। नंदनकानन का अपना एक जू स्कूल भी है, जहां छात्रों को जंगली जानवरों, पक्षियों और हमारी धरती की प्राकृतिक संपदा से अवगत कराया जाता है और इनके संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया जाता है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भारत का पहला जू है जो कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम का सदस्य बना। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और बोटैनिकल गार्डन अप्रैल से सितंबर में सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक और अक्टूबर से मार्च में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और प्रत्येक सोमवार को ये बंद रखा जाता है। आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने सफर की अगली मंजिल की ओर, जो है कोणार्क में, जहां का कोणार्क डांस फेस्टिवल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है उड़ीसा के ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस ओडिसी के लिए। राजा नरसिम्हा देव द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया हुआ ये मंदिर, जिसकी संरचना सूर्य देवता के विशाल रथ के रूप में की गई, जिस पर नक्काशी की गई है 12 पहियों और उन्हें खींचने के लिए 7 घोड़ों की, जहां के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी कह गए हैं कि यहाँ पत्थरों की भाषा इंसानों की भाषा को भी पीछे छोड़ती है। भारत की ऐसी अद्भुत और अनोखी कारीगरी का प्रतीक, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसे हम कोणार्क सन टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं कोणार्क में। कोणार्क जहां स्थित है प्रसिद्ध सन टेम्पल, ठीक मेरे पीछे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह मंदिर समय के साथ काफी ढह चुका है, लेकिन इसे आज भी वैसे ही जीवित रखने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये पुरी से करीब 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। लोग दूर दूर से इसकी कला और कारीगरी को निहारने यहां आते हैं। मंदिर पे बने हुए पहिए सूर्य घड़ी का काम करते हैं, जो कि एकदम सही समय की गणना कर सकते हैं। यह मंदिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम शुक्रवार छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की अद्भुत शक्ति का स्रोत यहाँ पे लगे हुए 2 शक्तिशाली चुंबक थे, जो कि मंदिर के केंद्र में स्थापित थे, जिससे राजा के सिंहासन को बीच हवा में रखा जाता था। लेकिन इन्हीं शक्तिशाली चुंबकों की तरंगे हस्तक्षेप करती थी यहाँ से गुजरने वाले यूरोपियन नाविकों के जहाजों के कंपास के साथ, जिसकी वजह से यूरोपियन नाविकों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा का नाम दिया और अंततः इन चुंबकों को यहाँ से निकाल दिया। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी इस पुरी और भुवनेश्वर की यात्रा के अंतिम चरण पे। हमने आपको अपने इस सफर पे भिन्न भिन्न जगहों से परिचित कराया, जिसमें कि सबसे पहले प्रभु जगन्नाथ का जगन्नाथपुरी मंदिर, उसके बाद हम चले उनकी मौसी के यहाँ जो है गुंडीचा मंदिर। फिर हमने आपको पुरी के बीच से भी अवगत कराया और वहां के मनोरम दृश्य का आनंद उठाया। उसके बाद हम आपको लेकर चले भुवनेश्वर की ओर, जहां हमने देखा धौली का शांति स्तूपा, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी खंडागिरी की गुफाएं, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और अंततः विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सन टेम्पल। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस सफर में उतना ही आनंद आया होगा जितना कि हमें आया है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही, क्योंकि आगे और भी कई सफर हैं, जहां और भी काफी जानकारियां हैं और भी एक्साइटमेंट है।
ये सब अनुभव करने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल गाइड टू सिटी और विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.guidetocity.com। धन्यवाद।